हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपने पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम लोग 25 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा और कल का रिवीजन भी जो है 2 मिनट के अंदर आपका किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप बताइए है, अभी हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताएंगे। शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। कह रहा विश्व मलेरिया दिवस है यानी वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है, तो ये आपको बताना है कब मनाया जाता है ये दिवस है। तो सही उत्तर आपका रहेगा आज यानी 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल 2025 को हम लोग विश्व मलेरिया दिवस अब की बार मना रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में देखिएगा। तो यह दिन जो है मलेरिया को नियंत्रित करने और खत्म करने के लिए जो है वैश्विक प्रयासों के बारे में जो जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो याद रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2008 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2008 से मनाया जाता है। थीम क्या है? कौन मनाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। आप जानते होंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है स्वास्थ्य संबंधित बारे में, स्वास्थ्य संबंधित जो है बारे में चीजों को डील करने के लिए एक संगठन बनाया गया है। और इसका थीम है अब की वर्ष का मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिंग, री इग्नाइट। यानी मलेरिया हमारे साथ ही खत्म हो जाता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन। तो इस थीम के तहत अब की बार जो है ये मनाया जा रहा है। याद रखना है मलेरिया एक जो है जानलेवा मच्छर जनित बीमारी है। कौन सा बीमारी है? मच्छर जनित जो है रक्त रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होता है। किसके कारण से होता है? प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होता है। मलेरिया संक्रमित जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। यानी जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है, अगर वो एक व्यक्ति को काटा है, ये संक्रमित बीमारी भी है। अगर एक व्यक्ति को ये मच्छर काटा है, वो भी मादा फीमेल एनाफ्लीज मच्छर, तो ये मच्छर दूसरे को अगर काटता है तो इसके माध्यम से जो है फिर दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। अगर इसको हुआ है मलेरिया, ये दूसरे मच्छर यही मच्छर किसी और को काटा तो ये और अगले में फैल जाता। तो इस तरह से जो है ये कह लीजिए संक्रमित बीमारी है, मतलब एक के काटने से एक दूसरे के काटने से भी फैलता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होगा जो फीमेल मच्छर होते हैं, फीमेल मॉस्किटो होते हैं, वही जो है नुकसान पहुंचाती हैं। जो मेल होते हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये आपको पता होगा। अगला है विश्व पेंगुइन दिवस है यानी वर्ल्ड पेंगुइन डे 2025 कब मनाया जा रहा है, तो ये आपको बताना है। मतलब वैसे हम आपको यहाँ लिखा हुआ है, तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है ये विश्व पेंगुइन दिवस। तो ये चीजें ये देखिएगा, कोई भी पेपर आप देते हैं तो ये चीजें पूछा जाता है, ऐसे डायरेक्टली पूछा जाएगा जैसे विश्व पेंगुइन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो यह दिन जो है पेंगुइन प्रजाति के बारे में, पेंगुइन जो स्पीसीज होती है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के महत्व के बारे में बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है आपकी वर्ष का? सेलिब्रेटिंग पेंगुइन्स एंड देयर चिली साउदर्न होम्स, यानी पेंगुइन और उनके दक्षिणी घर का जो है जश्न मनाना। तो ये आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है आपका। ये देखिएगा किस पेंगुइन जो है कुछ इस तरह से होती हैं, इसी के जो है संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला है चर्चा में रहा अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है, तो ये अभी चर्चा में रहा है। अरुण 1, अरुण 3 करके जो है परियोजनाएं बन रही हैं, जल विद्युत परियोजनाएं है यह। तो ये किस देश में जो है स्थित है, अभी क्यों चर्चा में, इसके बारे में भी बताएंगे। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। सही उत्तर आपका रहेगा यह नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में। कोसी की सहायक नदी है अरुण, उसी नदी पर यह स्थित है। यह एक जो है रन ऑफ रिवर परियोजना है। रन ऑफ रिवर परियोजना पहले आपको हम पहले बताते हैं कि क्या होता है। रन ऑफ रिवर परियोजना होता है जैसे कोई जल विद्युत परियोजना बनाना है तो पहले उसके लिए जैसे नदी आ रही है, ये आप लोग इसको देखे होंगे, तो यहाँ जो है नदी पूरा गई है। अगर परियोजना बनाना है जल विद्युत तो यहाँ जो है बहुत बड़ा सा बांध बना दिया जाता है। मतलब यहाँ से किसी माध्यम से जो है पानी को पहले कंट्रोल किया जाता है, रोका जाता है, और यहाँ बहुत बड़ा जो है एक बांध बना करके, जलाशय बना करके यहाँ विद्युत उत्पादित किया जाता है। तब वो जो है
जल विद्युत परियोजना कार्य करता है। लेकिन यह जो है रन ऑफ द रिवर परियोजना है। इसका मतलब हो गया रन ऑफ द रिवर, जो नदी का पानी बह रहा है उस कोई जलाशय की आवश्यकता नहीं है। जलाशय से बहुत ज्यादा जो है नुकसान होता है, भूकंप आने की संभावना हो जाती है, खास करके जान लीजिए और पहाड़ी क्षेत्र में तो ये संभव ही नहीं है इतना बड़ा जलाशय होना। जलाशय में बहुत ज्यादा जो है भूकंप आने की संभावना हो जाती है। तो ये क्या होगा, यहाँ बनाना संभव नहीं है। तो इसको रन ऑफ द रिवर यही है कि जो चलती हुई ये पानी है नदी का, उसी के माध्यम से जल विद्युत का जो है उत्पादन किया जाएगा। तो ये इसकी विशेषता है। अब इसके बारे में देखिएगा तो भारत और नेपाल ने जो है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्यों की शुरुआत की है, ताकि इसे जो है समय पर पूरा किया जा सके। तो देखिएगा ये भारत के सहयोग से ही ये परियोजना कार्य कर रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर इसका स्थिति देखेंगे तो पूर्वी नेपाल के शंखुआ सभा जिले में यह स्थित है। और अरुण नदी जो है कोसी नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कोसी नदी की सहायक नदी है अरुण नदी। हम आपको पहले ही बता दिए हैं। और कोसी नदी को आप जानते होंगे बिहार की शोक कहा जाता है। यह 900 मेगावाट की जो है रन ऑफ द रिवर परियोजना है, और जिसका अर्थ है कि यह बड़े जलाशय की आवश्यकता के बिना जो है नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करती है। चीजें हम पहले ही आपको बता दिए। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मित्रों कि रन ऑफ द रिवर परियोजना क्या होता है, रन ऑफ द रिवर परियोजना कैसे कार्य करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है चर्चा में रहा सिंधु जल समझौता कब अपनाया गया था। तो ये अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है और ये न्यूज में भी है। जब से ये अपनाया गया पहली बार ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम, कि इसको जो है सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है। तो सिंधु जल समझौता कब अपनाया गया था? 1947, 1960, 1965, 1990। तो सही उत्तर आपका रहेगा 1960 में यह अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1960 में। तो इसको आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद अभी क्यों चर्चा में? क्योंकि अभी पहलगाम में जो आतंकवादी घटनाएं हुआ है उसके कारण से जो है ये न्यूज में था। तो आप इसके बारे में डिटेल देखिए। कल अच्छा आप लोग को क्वेश्चन बताए थे कि पहलगाम घाटी जो है कहाँ स्थित है। तो ये आपको यही याद रखना, जहाँ ये बैसरन घाटी, पहलगाम में जो है जहां आतंकवादी घटनाएं हुआ है वहां बैसरन घाटी में स्थित है। बैसरन घाटी में जो है वो आतंकवादी घटना हुआ था। तो ये आपको याद रखना, कल के सेशन में है आपके। कह रहा है 1960 में जो है इंडस वाटर ट्रीटी आया था, इंडस वाटर ट्रीटी। अब इसके बारे में देखेंगे तो भारत ने जो है पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। यह 1960 की संधि का पहला निलंबन है। 1960 के बाद से जो है जो संधि हुआ था वो पहला निलंबन है। इसको आपको ध्यान रखना है, जिसने जो है दोनों देशों के बीच युद्धों और कूटनीतिक संकटों को जो है झेला है। अभी तक जितना भी समस्याएं आती रहती थी, ये सिंधु जल समझौता जो है, सिंधु जल संधि जो है चलता रहता था, अब कभी निलंबित नहीं हुआ था। लेकिन 1960 के बाद ये पहला बार है जब इसको जो है निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ही कुछ ऐसी है, जब तक उसकी जो है सब चीजें बंद नहीं किया जाएगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा। अब वहां जो हमारे जैसे अपने इंडिया से ही सब नदी निकल के यहाँ जाती है लगभग, तो ये जब पानी कंट्रोल कर लिया जाएगा तब वहां की जो कृषि है सब बर्बाद होगा, वहां पानी नहीं पीने की व्यवस्था हो पाएगी, तब इन लोगों को जो है पता चलेगा। और करना जरूरी हो गया है, क्योंकि ये जो है बहुत सारी घटनाएं ऐसे कर रहे हैं कि जो है समझ से परे है। तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। संधि के निलंबन के निहितार्थ क्या है? अगर देखेंगे तो पाकिस्तान पे इस पर जो इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान से समझौता ये हुआ था। तो सिंधु नदी प्रणाली का जो है 80% पानी जो है भारत के माध्यम से जो नियंत्रित होता है वो पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब से आता है। तो सिंधु, झेलम, चिनाब जो है ये अभी आपको ये भी बताएंगे, ये 3 नदियां जो पश्चिमी नदियां वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं कहेंगे, पाकिस्तान में मतलब ये कहेगा कि इसका जल जो है यूज करिए, और इधर जो पूर्वी नदियां हैं वो भारत उसका जल ज्यादा यूज करता है। तो इसके निलंबन से क्या होगा? पंजाब जो पाकिस्तान का है, जम्मू और सिंध, ये सॉरी जम्मू नहीं है, सिंध जो है पाकिस्तान में, कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और जल उपलब्धता को जो है खतरा होगा। तो क्या होगा? जल उपलब्धता को जो है खतरा होगा।
इससे जो है आर्थिक और ग्रामीण अस्थिरता पैदा हो सकती है, क्योंकि कृषि सकल घरेलू उत्पाद में जो है पाकिस्तान के 23% योगदान देती है और 68% ग्रामीण आबादी का भरण पोषण भी यही करती है। क्यों करता है? कृषि। तो कृषि जो है ये पंजाब और सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान का, वहाँ जो है बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में होता है। तो वहाँ जो है इसका अगर कृषि को बर्बाद हो जाएगी तो वहाँ के लोग जो है परेशान हो जाएंगे। सिंधु नदियों पर जो है अधिक जल विज्ञान संबंधी समृद्धता जो है प्राप्त होगी, मतलब होगी, भारत को प्राप्त होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत को इसमें जो है क्या इसमें निहितार्थ होंगे, भारत को इससे क्या होगा। तो अब जो है इससे भारत की समृद्धता थोड़ा अधिक होगा। अब इस इंडस वाटर ट्रीटी को कब लाया गया था? तो इंडस वाटर ट्रीटी को जो है सिंधु जल संधि को भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में, ये प्लेस भी आपको याद रखना, क्योंकि यही आपसे पूछा जा सकता है ये प्लेस कहाँ था। तो कराची में जो है 19 सितंबर 1960 को ये अपनाया गया था। वो भी विश्व बैंक के जो है मध्यस्थता में, विश्व बैंक जो है इसका बिचौलिया था, इसका मीडिएटर था। तो ये ब्रोकर पूछा जाता है कि इसका जो है ब्रोकर कौन था, मतलब इसका मतलब मध्यस्थता कौन किया था। तो विश्व बैंक जो है इसकी मध्यस्थता किया था, इसके दलाली किया था, कह लीजिए दलाली जो गांव की भाषा में होता है। तो दलाली, विश्व बैंक के दलाली के माध्यम से ये हुआ था। पीएम जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के पीएम थे जो है जवाहरलाल नेहरू, वो शामिल थे इसमें। और राष्ट्रपति वहां के पाकिस्तान के अयूब खान, ये दोनों लोग के बीच समझौता हुआ था। अगर देखेंगे तो सिंधु, झेलम और चिनाब, ये तीनों नदियां पाकिस्तान में आती हैं और भारत को पूर्वी नदियों का जो है विशेष उपयोग का अधिकार है, रावी, ब्यास और सतलज। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। आप देखते होंगे कल नहीं, अभी 2 दिन पहले जो आतंकवादी घटनाएं हुआ पहलगाम में, वो जो है पूरे देश को हिला के रख दिया है। आपको इसको पता होगा सब इसके बारे में आइडिया कल, क्योंकि मैं पूरा इसके बारे में डिटेल्स बताए हैं और पूरा न्यूज जो है इसी पे छाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब से भी वापस लौट आए थे, देखे ही होंगे। तो अब उसने जो है भारत सरकार ने ये CCS का जो है बैठक हुआ था, अब इसमें जो है 5 बड़े फैसले लिए गए थे। 5 बड़े फैसले में देखेंगे तो 1960 के जो सिंधु जल समझौता, उस पर तुरंत रोक लगा दिया गया था। जो अटारी बॉर्डर है जहां से हम लोग जो है आवाजाही करते हैं दोनों देश, उसको तुरंत बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान गए जो भारतीय लोग 1 मई से पहले जो वापस आ जाए, ऐसा कहा गया है कि जितने लोग पाकिस्तान गए हैं वो भारतीय लोग वो 1 मई से पहले वापस आ जाए, अपने देश आ जाए, नहीं तो फिर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब देखिए सरकार इस पे क्या कार्रवाई करेगा। सार्क वीजा के तहत जो पाकिस्तानियों को वीजा की कोई छूट नहीं होगी। अब पहले क्या होगा, पहले वीजा का कुछ छूट दिया जाता, जो जितने भी सार्क देश थे, साउथ एशियन एसोसिएशन वाले देश जो थे, वो उनको जो है छूट दिया जाता था। लेकिन अभी पाकिस्तान को कोई नहीं छूट दिया जाएगा और पहले दिए गए वीजा कैंसिल किए जाएंगे। ये भी है, देखिएगा जिनको वीजा दिया गया है कैंसिल कर दिए जाएंगे। और इसमें एक फैसला और था, इसमें लिखा नहीं है, जो दूतावास है भारत का दूतावास, जो दूतावास कहाँ है पाकिस्तान में, उनको जो 48 घंटे के अंदर जो है बुला लिया गया है, भारत आप लौट आइए। जो इंडिया के लोग वहां जाके, जो इंडिया के राजदूत जो बैठते हैं, और ये भी कहा गया है पाकिस्तान के जो राजदूत यहाँ है एम्बेसी, वहां जो है यहाँ से 48 घंटे के अंदर ये भी देश छोड़ के भाग जाए, अपने देश पाकिस्तान भाग जाए। तो ये सब जो है समझो, ये सब बातें जो है इसमें किया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। अब ये देखिएगा तीनों नदी देख लीजिएगा, सिंधु, झेलम, चिनाव, यानी इंडस, झेलम, चिनाव, और ये तीनों क्या है पाकिस्तान के जो है ज्यादा करके उसमें है, नियंत्रण में नहीं कहेंगे, नदी किसी के नियंत्रण में नहीं होता है, लेकिन कहेंगे यूज करने के लिए ब्यास, सतलज और रावी, ब्यास, सतलज है, ये तीनों नदियां किसके हैं, इंडिया के कंट्रोल में है, याद रखना है। ये देखेंगे आपका ये कुछ मैप और है। अगला है किस संस्था ने विश्व आर्थिक आउटलुक यानी नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ है शीर्षक से जो है एक रिपोर्ट जारी किया है। तो ये देखिएगा यहाँ रिपोर्ट जारी किया है, तो ये किसने जारी किया है इस रिपोर्ट को, यहाँ देखिए रिपोर्ट जारी किया। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो है जारी किया है। किसने जारी किया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी किया है।
तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1944 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है, ये भी आपको पता होगा। वर्तमान समय में जो है ये इसमें जो 191 देश इसके सदस्य हैं। कितने देश हैं? 191 सदस्य देश इसके हैं। ये जो है इसको ध्यान रखना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आईएमएफ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी विश्व आर्थिक परिदृश्य यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नीतिगत बदलाव के बीच जो एक महत्वपूर्ण मोड़ शीर्षक से 2025 रिपोर्ट जारी किया है। डायरेक्ट ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व आर्थिक परिदृश्य यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। ये पूरा तो मान लीजिए नाम ना दे हो सकता है, लेकिन ये आपसे ऐसे पूछा जा सकता है विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो आईएमएफ करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है। रिपोर्ट में क्या बताया गया है, जैसे आप जानते होंगे, पहले ये जानिए, अभी हम लोग क्या चल रहा है, कह सकते हैं ट्रेड वार कह लीजिए या टैरिफ वार चल रहा है। कौन सा वार चल रहा है? टैरिफ वार। टैरिफ मतलब ये एक देश के ऊपर कोई कितना % लगा रहा है तो दूसरा उससे मतलब उस पर भी कुछ टैक्स लगा रहा है, आप फिर अगला थोड़ा और बढ़ा रहा है, फिर अगला थोड़ा और बढ़ा रहा है। तो कहने का मतलब पूरा जो है टैरिफ वार एक चल रहा है। खास करके अभी जैसे सब देशों पे यूएसए द्वारा लगाया था, लेकिन अभी 90 दिन के लिए इसको जो है रोक दिया है, हल्ट कर दिया है। लेकिन सिर्फ चीन को इसमें जो है नहीं बख्शा है, चीन को जो है छोड़ा नहीं है। तो ये चीन में बहुत ज्यादा % जो है इस पे लगाया गया, लगभग 245% शायद हो गया है इस समय, ऐसे कुछ करके है अभी। तो रिपोर्ट में यही कहा गया है कि वैश्विक जो विकास पूर्वानुमान को जनवरी 2025 के अपडेट में जो है घटा करके 2.8% और भारत का जो है विकास दर 6.2% कर दिया है। तो इसने क्या किया है? क्योंकि वैश्विक परिदृश्य ही ऐसा बन गया है कि जिससे जो है जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय ने जो है महिलाओं के लिए एआई करियर पहल शुरू किया है? तो किस मंत्रालय ने शुरू किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? तो पहले ये जानिएगा, महिलाओं के लिए एआई मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करियर, ये पहल शुरू किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, वो भी माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से, उसके समझौता के साथ जो है किया गया है। यही आपसे पूछा जा सकता है किसके सहयोग से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय महिलाओं के लिए एआई करियर पहल शुरू किया है? तो किसके तहत किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता करके यह किया है। अब देखते हैं इसके बारे में। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय समझौता किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो एमएसडीई ने जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी में 22 अप्रैल को 2025 को महिलाओं के लिए एआई करियर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करियर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता करियर पहल शुरू की है। तो किसने शुरू किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि 6 भारतीय राज्यों के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की 20,000 महिलाओं को एआई में प्रशिक्षित करना है। उनको एआई से संबंधित जो है जानकारी देना है। जैसे क्या है, समय की मांग है, समय का जो है एआई की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप देख ही रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, जान रहे हैं सब चीजें। तो एआई में जो है प्रशिक्षित उनको किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा कैसे एआई को जो है उसको सीखना है। यह डिजिटल कौशल, नेतृत्व क्षमता और उद्यमिता ज्ञान के साथ जो है महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित होगा। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद जो है एनसीबीईटी, इसके सहयोग से जो है 240 घंटे का पाठ्यक्रम विकसित किया गया है। 30 उत्कृष्टता केंद्रों और 150 स्पोक केंद्रों के साथ जो है हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करके प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यह पहल जो है डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देती है, डिजिटल इंक्लूवेशन को जो है बढ़ावा देती है और तकनीकी क्षेत्रों में जो है लैंगिक अंतर जो है उसको पाटती है। लैंगिक जो डिफरेंस होता है कि किसमें, तकनीकी क्षेत्रों में, टेक्निकल एरिया में, उसको जो लैंगिक डिफरेंस होता है, लैंगिक अंतर होता है, गैप होता है, उसको पाटेगा, उसको कम करेगा।
और हब एंड स्पोक मॉडल क्या है? हब जैसे ये एक जो साइकिल का रिम देखे होंगे, साइकिल का रिम किस तरह से काम करता है, ऐसे रहता है, इसमें जो है तीलियां लगी रहती हैं। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल है। मतलब क्या, एक हब होगा, उसके तहत छोटे छोटे केंद्र यहाँ काम करेंगे, तो कंट्रोल पूरा किसका होगा? इस हब का होगा। तो इस तरह से हब एंड स्पोक मॉडल काम करता है, उसी के तहत इसको जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इस्तांबुल में जो है 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, इसका केंद्र जो है किस सागर में था? तो किसी सागर में इसका केंद्र था। तो किस सागर में था? काला सागर, मरमरा सागर, एजियन सागर, बाल्टिक सागर। तो सही उत्तर पहले आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा मरमरा सागर में इसका जो है केंद्र था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसका लोकेशन भी आपको दिखा देंगे। तो इस्तांबुल में 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसका केंद्र जो है मरमरा सागर में था, और जिससे पूरे देश में जो है दहशत फैल गया, और भगदड़ में कई लोग जो है 230 से अधिक लोग घायल हो गए थे। मरमरा सागर देखेंगे तो यहाँ उत्तर पश्चिमी तुर्की में जो है एक छोटा अंतर्देशीय सागर है। कौन सा छोटा अंतर्देशीय सागर है? जो क्रमशः बोस्पोरस और डार्डानेल्स जलडमरू मध्य के माध्यम से काला सागर को एजियन सागर से जो है जोड़ता है। कौन सी जल संधि जलडमरू मध्य के माध्यम से? बोस्पोरस और डार्डानेल्स जलडमरू मध्य के माध्यम से काला सागर को एजियन सागर से जोड़ता है। अब देखिएगा इसको, ये जो है आपका काला सागर है, जहां बास्पोरस जल संधि है, इसके माध्यम से ये जुड़ा हुआ है। किसके? मारवारा सागर ये है आपका, ब्लैक सी यहाँ है। और आपका अगला कौन सा था? डार्डेनल्स जलडमरू मध्य के माध्यम से ये काला सागर को एजियन सागर से। और एजियन सागर आपका कहाँ होगा? एजियन सागर आपका होगा इधर, एजियन सागर है। तो इसको किससे जो है? डार्डेनल्स स्ट्रेट के माध्यम से इसको जोड़ रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी बास्पोरस जल संधि कहाँ है? तो ब्लैक सी और जो है सिया मरमरा के बीच में है, और डार्डेनल्स स्ट्रेट देखेंगे तो एजियन सागर और जो है मरमरा सागर के बीच में है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज का सेशन मित्र, आज का जो करंट अफेयर्स है, आज का करंट अफेयर्स यहीं तक है। लेकिन अभी आपका रिवीजन है, सेशन वैसे अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब कल का रिवीजन करते हैं, आप लोग बताइएगा। कह रहा, देखिए यही क्वेश्चन कल आपको बताए थे। चर्चा में रहा बैसरम घाटी, जहां अभी पहलगाम जो है एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ टेररिज्म हुआ है, वहां जम्मू कश्मीर में स्थित है बैसरम घाटी। किस संगठन द्वारा जो है नैनो सल्फर बनाया गया है, विकसित किया गया है? तो टेरी द्वारा, ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा। इसरो जो है एक CM-4 मिशन के तहत भाग के रूप में जो है किस जीव को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो है भेजेगा? तो ये जल भालू को इसमें भेजेगा, याद रखना है। किस राज्य सरकार ने जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार इसको शुरू किया है, इस योजना को। समर अबू एलोव को जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। वो फिलिस्तीन से बिलोंग करते थे। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताए थे, आप देख सकते हैं। अगला है, बाढ़ के कारण खबरों में रहा किन्शासा शहर जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी है। अगला है, डियोरो मैकुट है जो है किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे? तो उसे सर्बिया के जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। अगला है, किस राज्य में जो है आदिवासी साहित्य संस्थान ने जो है कोकबोरोक भाषा को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग किया है? तो त्रिपुरा ने। आपको पता होगा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो दोस्तों आज का सेशन यही तक रखते हैं, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। मिलते हैं नए सेशन में दोस्तों।